गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की सेकेंड ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है रिसर्च का क्या प्रोसेस रहता है। और एक्सटर्नल के अंदर बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या है। तो ये हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम रिसर्च और प्रोसेस की बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस, प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिज़ाइन, डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन, कलेक्टिंग द डाटा, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एनालिस ऑफ द डाटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थीसिस। अब इन सब प्रॉब्लम्स को मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब कि जो भी रिसर्च के बिहाफ पे, तो इन के अंदर जो सबसे पहले ये होती है कि उसके अंदर हम रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। तो अब इन सारे स्टेप्स को हम एक एक करके रीड आउट करेंगे और समझेंगे ये प्रोसेस के अंदर किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं तो उसमें आता है फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, दोज विच रिलेट टू स्टेट्स ऑफ नेचर एंड दोज विच रिलेट टू द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एट द वेरी आउटसाइड द रिसर्चर मस्ट सिंगल आउट द प्रॉब्लम ही वांट्स टू स्टडी. He must decide the general area of interest or aspect of a subject matter that he would like to inquire into. Essentially, two steps are involved in formulating the research problem: understanding the problem thoroughly and rephrasing the same into meaningful terms from an analytical point of view. The researcher must at the same time examine all available literature to get himself acquainted with the selected problem. He may review two types of literature: the conceptual literature concerning the concepts and theories, and the empirical literature consisting of studies made earlier which are similar to the one proposed. The basic outcome of this review will be the knowledge and as to what data and other materials are available for operational purpose which will enable the researcher to specify his own research problem in a meaningful context. तो अगर जब हम जो रिसर्च के प्रोसेस में पहली बात करते हैं तो उसके अंदर हम रिसर्च प्रॉब्लम को समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो रिसर्च प्रॉब्लम दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो नेचर के बिहाफ पे, मतलब कि नेचर के स्टेटस को देख के, और दूसरा कि कोई भी दो वेरिएबल्स के रिलेशन को भी हम एक रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में समझते हैं। और रिसर्चर इन प्रॉब्लम्स के बिहाफ पे जिसके अंदर उसका इंटरेस्ट होता है, उस सब्जेक्ट मैटर पे जिसका उसका इंटरेस्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर वो इंक्वायरी करता है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो अपना इंटरेस्ट जनरेट करता है जिससे वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। उसके बाद जो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर जो टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो होता है कि पहले उस प्रॉब्लम को समझना, मीन्स कि वो रिसर्च प्रॉब्लम को पहले थ्रू आउट करना, उसके बाद उसका एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एनालिसिस करना कि प्रॉब्लम बेसिकली थी क्या। और रिसर्चर टाइम के हिसाब से ये भी एग्जामिन करता है कि वो लिटरेचर किस तरीके की लिटरेचर उस प्रॉब्लम के अंदर फेस कर रहा है, जो भी उसने सेलेक्ट की है प्रॉब्लम। तो हम जब बात करते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर के अंदर भी दो लिटरेचर को हम यूज़ करते हैं। तो एक होती है कंसेप्चुअल लिटरेचर जो कि कंसेप्ट और थ्योरी से रिलेटेड होती है, और दूसरी होती है एम्पिरिकल लिटरेचर जो कि स्टडी के बिहाफ पे जो भी पर्पज़ होता है उसके बिहाफ पे वो सिमिलर होती है। और अगर हम देखते हैं कि जो भी हमारी नॉलेज होती है पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो हम उससे एक आउटकम को जनरेट करते हैं जिसके बेसिस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं, उसको और ज़्यादा पर्पसफुल बनाने के लिए, जो रिसर्चर को हेल्प करती है उस रिसर्च प्रॉब्लम को समझने के लिए। सेकंड बात करें हम एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। वंस द प्रॉब्लम इज़ फॉर्मुलेटेड अ ब्रीफ समरी ऑफ इट शुड बी रिटन डाउन. It is compulsory for the research worker writing a thesis for a PhD degree to write a high synopsis of the topic and submit it to the necessary committee or the research board for the approval. At this juncture, the researcher should undertake extensive literature survey connected with the problem. For this purpose, the abstracting and indexing journals and published or unpublished bibliography are the first place to go. Academic journals, conference proceedings, government reports, books must be tapped depending on the nature of the problem. In the process, it should be remembered that one source will lead to another. The earlier studies, if any, which are similar to the study in hand,
should be carefully studied. A good library will be a great help to the researcher at this stage. जो हमारे प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप है कि जब हम एक बार रिसर्च प्रॉब्लम का पता लगा लेते हैं तो उसके बाद हमें एक लिटरेचर सर्वे करना होता है जो कि उस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करती है, और उस जो भी प्रॉब्लम हमने फॉर्मुलेट किया उस पर एक हम ब्रीफ समरी लिखते हैं। उसके लिए कंपलसरी ये है कि जो रिसर्चर है वो PhD डिग्री होना चाहिए और उस टॉपिक से रिगार्डिंग वो सिप्नोसिस बनाता है और उसको वो एक कमिटी को दे देता है जो कि उस रिसर्च बोर्ड के बिहाफ पे होती है और उसके बिहाफ पे वो उसका अप्रूवल देता है। रिसर्चर जो होता है वो बेसिकली एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे को कनेक्ट करता है उस प्रॉब्लम से और उसके बिहाफ पे वो उन चीज़ों को पर्पसफुल बनाता है और जो भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो भी वो सॉल्यूशन लेता है उसको वो एब्स्ट्रैक्ट करता है और उसको जर्नल के थ्रू या कोई भी पब्लिश या अनपब्लिश बिब्लियोग्राफी के थ्रू उसको जाके उन जगहों से उसको कलेक्ट करता है। एकेडमिक जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बुक्स, ये सब उसको उस प्रॉब्लम के नेचर को पे डिपेंड करती हैं जो कि उस पे वो रिसर्च करना चाहता है। इस प्रोसेस के अंदर वो इस चीज़ को रिमेंबर करता है कि जो भी सोर्स उसने कलेक्ट किए हैं वो उसके लिए बेनिफिशरी हैं या नहीं है, और साथ साथ वो स्टडी के अंदर उन सब सिमिलर चीज़ को भी हैंडल करता है जो कि वो स्टडी के अंदर हमें करनी है। और अगर हम बात करें तो रिसर्चर के लिए जो सबसे अच्छी इस टाइम पे जो इस स्टेज पे जो सबसे हेल्पफुल जो सोर्स होता है वो होती है लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी से हमें डिफरेंट सोर्सेज मिल जाते हैं जिससे हम उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। वो हमारे पास बेसिकली जो लाइब्रेरी के थ्रू हमें जो मिलता है वो एक सेकेंडरी डाटा होता है जो पहले से ही उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग किसी ने उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पहले कोई सर्वे कर रखा है या उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पहले से किसी ने उसका सॉल्यूशन ढूंढ रखा है, तो हमें हेल्प करेगा कि उसको आगे हम आगे और उसकी नॉलेज गेन करें। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्किंग हाइपोथेसिस। आफ्टर एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे रिसर्चर शुड स्टेट इन क्लियर टर्म्स द वर्किंग हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस। Working hypothesis is the tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequences. They also affect the manner in which tests must be conducted in the analysis of data and indirectly the quality of data which is required for the analysis. In most types of research, the development of working hypothesis plays an important role. Hypothesis should be a very specific and limited to the piece of research in hand because it has to be tested. The role of hypothesis to guide the researcher by defining the area of research and keep him on the right track. It sharpens his thinking and focuses attention on the more important facts of the problem. It also indicates the type of data required and the type of methods of data analysis to be used. अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे के बाद जो रिसर्च के पास जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है कि हाइपोथेसिस पे वर्क करना। और जब भी हम किसी हाइपोथेसिस पे वर्क करते हैं तो हम उन एजम्पशंस को लेके चलते हैं जो कि पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है, तो हम उसको ड्रा आउट करते हैं और उसके बिहाफ पे हम टेस्ट करते हैं उनको लॉजिकल और एम्पिरिकल कॉन्सिक्वेंस से। ये जो टेस्ट है वो हमें अफेक्ट करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, साथ साथ इनडायरेक्टली हम उन जो भी डाटा है उनकी क्वालिटी के बिहाफ पे उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जो रिसर्चर के लिए बेसिकली ये होती है कि ये जो वर्किंग हाइपोथेसिस है ये हमारे रिसर्च प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब हम इसके अंदर वर्किंग करते हैं, क्योंकि हम जो पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम एजम्पशन को उसके के बिहाफ पे हम इसको क्रिएट करते हैं। जो हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, रिसर्च को देख के और उसके बिहाफ पे उसको टेस्ट करना होता है। और जो हाइपोथेसिस है वो रिसर्चर को गाइड करती है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को डिफाइन करे, साथ साथ उस पर वो अच्छे तरीके से उसको राइट ट्रैक पे उस पर वर्किंग करे। जो रिसर्चर के बिहाफ पे हम बात करते हैं तो हाइपोथेसिस उसके जो थिंकिंग है, जो फोकस है, उसके बिहाफ पे वो प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा शार्पन करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है। और इस कंडीशन को देखते हुए वो इंडिकेट करती है कि जो डाटा उसको रिक्वायर है और जो भी मेथड उसको चाहिए उस डाटा के रिगार्डिंग उसको एनालाइज करके उसका यूज़ करे। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। द रिसर्च प्रॉब्लम हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन क्लियर टर्म्स। द रिसर्चर विल रिक्वायर टू प्रिपेयर रिसर्च डिजाइन। He will have to state the conceptual structure within which research would be conducted. In other words, the function of research design is to provide for the collection of relevant evidence with minimal expenditure of effort, time and money. But how all these can be achieved depends mainly on the research purpose. Research purpose may be grouped into
4 categories: exploration, description, diagnosis, and experimentation. A flexible research design which provides opportunity for considering many different aspects of a problem is considered appropriate for if the purpose of the research is that of exploration. जो हमारे वर्किंग हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस का जो स्टेप होता है वो होती है कि हम रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करें। रिसर्च डिज़ाइन को बनाने का एक मेन पर्पज़ ये होता है कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एक रिसर्च डिज़ाइन के थ्रू उसको फॉर्मुलेट करते हैं। उनके जो भी टर्म्स हैं, जो भी हमें जिस पे हमें स्टडी करनी है, जिस पे हमें रिसर्च करनी है, उनको एक मतलब एक क्लियर कट टर्म्स के बिहाफ पे हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं। और ये कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होती है उस पर्टिकुलर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, और रिसर्चर उसको कंडक्ट करता है। अगर हम बात करें इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर, तो रिसर्च डिज़ाइन एक फंक्शन है जो कि जो एविडेंस हैं, जो भी इंक्वायरी है, उनको एक तरीके से कलेक्ट करना और उसको डिज़ाइन करना होता है, जिसमें जो टाइम, मनी और एफर्ट है वो बहुत कम लगते हैं रिसर्चर को जब वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो रिसर्च डिज़ाइन करता है। और इससे बेसिकली जो पर्पज़ है हमारी रिसर्च का वो पूरा होता है, वो अचीव होता है हमसे। और जो रिसर्च पर्पज़ है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है: एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और वो जो प्रॉब्लम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को अच्छे से पूरा करें और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करें। फिफ्थ जो पॉइंट है हमारा वो है डिटरमाइनिंग सैम्पल डिजाइन। ऑल द टर्म्स अंडर कंसिडरेशन इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन। ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन इज known as the census inquiry. It can be pre-assumed that in such an inquiry, when all the items are covered, no element of chance is left and highest accuracy is obtained. But in practice, this may not be true. Even the slightest element of bias in such an inquiry will get larger and larger of the number of observation increases. Not only this, census inquiry is not possible in practice under many circumstances. For instance, blood testing is done only on sample basis. Hence, quite often we select only a few items for the universe for our study purpose. The items so selected constitute with what is technically called a sample. जब हम रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कि उसके बिहाफ पे हम एक सैम्पल डिज़ाइन को भी डिटरमाइन करें। तो इसके बिहाफ पे हम इंक्वायरी करते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्स से और उस पॉपुलेशन से जिससे हमें वो आउटकम मिलने वाले हैं, वो उस आइटम से हम स्टडी करने वाले हैं। और ये जो कंप्लीट लिस्ट होती है आइटम्स की पॉपुलेशन को, उसको हम सेंसस इंक्वायरी कहते हैं। और इसको हम प्री एज्यूम्ड करके इन इंक्वायरी के बिहाफ पे हम आइटम्स के बिहाफ पे कुछ चांसेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते और हम ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हाई एक्यूरेसी हो। उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बिहाफ पे हम सैम्पल्स के ऊपर हम स्टडी करते हैं कि वो सच में उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इफ़ेक्टेड हैं या नहीं है। इसके बिहाफ पे हम कुछ एलिमेंट्स के जो ब्याज हैं उनके बिहाफ पे हम इंक्वायरी करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करें। इसके बिहाफ पे जो सेंसस इंक्वायरी होती है वो पॉसिबल नहीं होती है किसी भी प्रैक्टिस या सर्कमटेंस के अंडर। और अगर हम इसको बात करें तो जैसे ब्लड टेस्टिंग होती है सैंपल बेसिस पे, तो उससे हम ये करते हैं कि जो यूनिवर्स है उसके जो भी फ्यू आइटम्स जो भी हमने सेलेक्ट किए हैं स्टडी के पर्पस के लिए, वो उसके लिए क्वाइट ऑफ्टन हैं, मीन्स उसके लिए इनेबल है, उसके लिए परफेक्ट हैं कि वो हमें आगे स्टडी के अंदर काम आने वाले हैं। और जब हम किसी भी पर्टिकुलरली चीज़ों को एक बड़े लेवल के अंदर हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं या उसको उन आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं तो टेक्निकली हम उस टर्म को सैम्पल कहते हैं। सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा वो है कलेक्टिंग द डाटा। इन डीलिंग विथ एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम इट इज़ ऑफ्टन फाउंड दैट डाटा एट हैंड आर inadequate and hence it becomes necessary to collect data that are appropriate. There are several ways of collecting the appropriate data which differ considerably in context of money, cost, time and other resources at the disposal of the researcher. Primary data can be collected either through experiment or through survey. If the researcher conducts an experiment, he observes some quantitative measurement of the data with the help of which the examines the truth contained in this hypothesis.
और इसके बाद जब हम डिटरमाइन कर लेते हैं सैंपल को, तो उसके बेसिस पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो हम उसके बिहाफ पे ये देखते हैं कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो इनएडुकेट नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम के अंदर डील कर रही होती है। और जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो नेसेसरी तरीके से हम उसको एप्रोप्रिएट तरीके से कलेक्ट करेंगे। और डाटा कलेक्ट करने के लिए बहुत तरीके के वे होते हैं, बहुत तरीके होते हैं जिसके बिहाफ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे हम एप्रोप्रिएट डाटा कलेक्ट करते हैं। और उससे हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ साथ हमारी जो मनी कॉस्ट है, टाइम है और अदर रिसोर्सेज है वो डिस्पोजेबल नहीं हो, ख़त्म नहीं हो रिसर्चर के लिए। और जो प्राइमरी डाटा होता है उसको बेसिकली हम कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट और सर्वे के थ्रू। और रिसर्चर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराता है और जो क्वांटिटी मेजरमेंट है उनको ऑब्जर्व करता है और उसके बिहाफ पे वो डाटा कलेक्ट करता है और जो उसको हेल्प करते हैं एक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, उसके अंदर एनालिसिस करने के लिए। 7th जो पॉइंट है हमारा वो है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। Execution of the project is very important step in the research process. If the execution of project proceed on correct lines, the data to be collected would be adequate and dependable. The researcher should see that the project is executed in a systematic manner and in time. If the survey is to be conducted by means of structured questionnaire, data can be readily machine processed. In such a situation, questions as well as the possible answer may be coded. If the data are to be collected through interviews, arrangement should be made for proper selection and training of the interviews. अब जब हम बात कर रहे थे कि हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है प्रोसेस के अंदर वो होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर उस डाटा को एग्जीक्यूट करना। क्योंकि अगर वो डाटा एग्जीक्यूट सही से हो जाएगा तो जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे लिए एडिक्वेट हो जाएंगे, डिपेंडेबल हो जाते हैं। और रिसर्चर जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर उन डाटा को एग्जीक्यूट करता है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करता है और टाइम पे करता है, क्योंकि उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमें जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। और उसके बिहाफ पे वो सर्वे कंडक्ट करता है जिससे वो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी को डिज़ाइन करता है जिससे हम जो डाटा है उसको हम मशीन के थ्रू या बहुत अच्छे तरीके से हम रीड कर सकते हैं। इन सब सिचुएशन के बिहाफ पे हम क्वेश्चन डिज़ाइन करते हैं जिसके बिहाफ पे हम आंसर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं और उसके बिहाफ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं इंटरव्यू के थ्रू और अरेंजमेंट के थ्रू, जो कि एक प्रॉपर सिलेक्शन होता है और जो इंटरव्यूज़ के ट्रेनिंग के बिहाफ पे किया जाता है। Analysis of data. After the data has been collected, the researcher turns to the task of analyzing them. The analysis of data requires a number of closely related operations such as establishment of categories, the application of these categories to the raw data through coding, tabulation, then drawing statistical interference. The unwidely data should necessarily be considered into the few manageable groups and tables for further analysis. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम डाटा को एनालाइज़ करें और जो भी डाटा हमने कलेक्ट किए हैं उसको रिसर्चर का मेन टास्क ये होता है कि उनको एनालाइज़ करें उसके बिहाफ पे। और जब हम डाटा को एनालाइज़ करते हैं तो हम उसके ऑपरेशंस को क्लोजली रिलेट करते हैं, क्योंकि जो भी हमने कैटेगरीज इस्टेब्लिश की है उस रिसर्च के अंदर, उसके अंदर जो भी हमने रॉ डाटा सबसे पहले कलेक्ट किया था उसको हमने कोडिंग की है, उसके बिहाफ पे हमने टैबुलेशन की है और उसके बिहाफ पे हमने उसकी स्टैटिकल ड्राइंग की है। और उसके बिहाफ पे जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया था अब उसको हम इन जो भी हमने रॉ डाटा को एक कोडिंग टैबुलेशन या ड्राइंग करके हमने प्रेजेंट किया है, अब उसको हम मीनिंगफुल तरीके से उसको हम रीड आउट कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। और साथ साथ जो भी डाटा होता है वो हमारे लिए नेसेसरी है, क्योंकि वो मैनेजेबल ग्रुप्स के फ्यू मैनेजेबल ग्रुप्स और टेबल्स के बिहाफ पे हम उसको एनालाइज करने वाले होते हैं। अब जो हमारा मेन जो 9th पॉइंट है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आफ्टर एनालिसिंग द डाटा हैज स्टेटेड अबव द रिसर्चर इज इन ए पोजीशन ऑफ द टेस्ट द हाइपोथेसिस इफ एनी ही हैड फॉर्मुलेटेड अर्लियर डू द फैक्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस और दे हैपन टू बी कंट्रेरी. This is the usual question which should be answered while testing hypothesis. Various tests such as chi-square test, t-test, f-test have been developed by the statistician for the purpose. The hypothesis may be tested through the use of one or more such tests depending upon the nature and object of the research inquiry. Hypothesis testing will result in either accepting the hypothesis or is rejecting it. If the researcher had no hypothesis to start with, generalization
establishment on the basis of data may be stated as hypothesis to be tested by the subsequent researches in times to come. Hypotheses provide the following benefits. They determine the focus and direction for a research effort. Their development forces the researchers to clearly state the purpose of the research activity. They determine that what variable will not be considered in a study as well as those that will be considered. They require the researcher to have an operational definition of the variables of the interest. जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो है तो है हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। इसके बिहाफ पे जो भी हमने एनालाइज किया था डाटा, अब उसके बिहाफ पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और इसको फॉर्मुलेट करते हैं और इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस को मेनली आंसर करते हैं जब हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करते हैं। तो अगर हम बात करें तो वेरियस तरीके के टेस्टेज किए जाते हैं जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। उसके अंदर ची स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जो कि एक स्टेटिस्टिशियन के हेल्प से डेवलप किए गए हैं जो कि उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए काम आते हैं। और इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का मेन ये होता है कि हम डिफरेंट टेस्ट के बिहाफ पे हम ये पता लगाते हैं कि जो भी नेचर और जो ऑब्जेक्ट है रिसर्च इंक्वायरी का वो उस पर डिपेंडेबल है या नहीं है। हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट होता है वो हमें इस चीज़ को पूरा करने के लिए होता है कि हम उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अगर हम रिसर्चर के बिहाफ पे बात करें तो जो हाइपोथेसिस जो हमने स्टार्ट की थी उसके बेसिस पे हमने डाटा इस्टेब्लिश किया था और इसके बिहाफ पे हम जो रिसर्चर है वो टाइम टू टाइम इन हाइपोथेसिस की रिसर्च करता रहता है, टेस्टिंग करता रहता है। और उसके बिहाफ पे हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो रिसर्च का जो एफर्ट है उसके बिहाफ पे हम ये डिटरमाइन करते हैं और उसके बिहाफ पे हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं जो कि रिसर्च के एफर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटरमाइन करें। साथ साथ हम कुछ डेवलपमेंट फोकसेस करते हैं उन सारी रिसर्च एक्टिविटीज़ का जो कि एक रिसर्चर को उस पर्पज़ के लिए की जाती है। साथ साथ हम उन वेरिएबल्स को भी डिटरमाइन करते हैं जो कि उस स्टडी के अंदर कंसीडर हो रहे हैं और साथ साथ और उसके बिहाफ पे हम स्टडी करते हैं। साथ साथ हम रिसर्चर जो होता है वो रिक्वायर करता है उन सारे ऑपरेशनल डेफिनेशंस को जो कि वेरिएबल्स के इंटरेस्ट के बिहाफ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इफ अ हाइपोथेसिस टेस्टेड and upheld several times, it may be possible of the researcher to arrive at generalization to build a theory. As a matter of fact, the real value of research lies in its ability to arrive at certain generalization. If the researcher had no hypothesis to start with, he might seek to explain his findings on the basis of some theory. It is known as interpretation. The process of interpretation may quite often trigger off new questions which in turn may lead to further researchers. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो होता है कि हम चीज़ों को जनरलाइज करें, इंटरप्रिटेशन करें। जब भी हम हाइपोथेसिस की टेस्ट कर लेते हैं उसके बिहाफ पे हम जो भी पॉसिबल आउटकम्स हमें मिलते हैं रिसर्चर उन चीज़ों को जनरलाइज करता है, उसके बिहाफ पे वो एक थ्योरी को बिल्ड करता है और उन फैक्ट्स को वो रिसर्चर लोगों के सामने लाता है जो कि उस पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसने की हैं। उसके बिहाफ पे वो सर्टेन जनरलाइजेशन करता है उन सब रिसर्चर के बिहाफ पे। और साथ साथ जब रिसर्चर कोई हाइपोथेसिस को स्टार्ट नहीं करता है तो वो इन चीज़ों के बिहाफ पे जो भी फाइंडिंग्स उसने किए हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जब भी हम किसी पर्टिकुलर चीज़ों के बिहाफ पे कुछ भी फाइंडिंग्स करते हैं और उनके बिहाफ पे हम कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो उसको हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। और जब हम इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम फर्दर रिसर्चर अपनी स्टडी के अंदर यूज़ करेगा। जो हमारा 11th पॉइंट है वो ये है प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थीसिस। फाइनली द रिसर्चर हैज़ टू प्रिपेयर द रिसर्चर रिपोर्ट of what has been done by him. Writing of report must be done with great care, keeping in the view the following. The layout of report should be follows: the preliminary pages, the main text and the end matter. If the preliminary page or report should be carry title and data followed by the acknowledgement forward, then there should be a table of contents followed by a list of tables and list of graphs and charts if any given in the report.
तो अगर हम बात करें तो जो हमारा लास्ट जो स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का, तो उसके अंदर हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो कि बेसिकली उस 30 पे होती है, मीन्स उस रिसर्च प्रॉब्लम के बिहाफ पे होती है। तो रिसर्चर है लास्ट में एक रिसर्च को प्रिपेयर करता है, जो भी उसने वर्किंग की है उस पूरी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उसके बिहाफ पे वो एक रिपोर्ट रेडी करता है और उसके बिहाफ पे वो बहुत चीज़ों को अपने माइंड में रखता है कि उस जो रिपोर्ट का जो लेआउट है वो किस तरीके से वो फॉलो करेगा। तो उसके अंदर वो प्रिलिमिनरी पेज, मेन टेक्स्ट और एंड मैटर उसके अंदर यूज़ करता है। प्रिलिमिनरी पेज के अंदर हम जो प्रिलिमिनरी पेज होता है वो रिसर्च रिपोर्ट का स्टार्टिंग पार्ट होता है, जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट देते हैं, फॉरवर्ड देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ों के बिहाफ पे हम उसकी मतलब कि क्या कह सकते हैं हम कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बिहाफ पे हम स्टडी कर सकते हैं और उसको हम एक शॉर्ट समरी के बिहाफ पे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। साथ साथ हम कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स भी फॉलो करते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स हैं उस रिसर्च के अंदर हम करते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट जो होता है मेन टेक्स्ट, उसके अंदर हम पूरे उस रिपोर्ट के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में हम एंड मैटर के अंदर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उसके बिहाफ पे हम जो भी हमारी बिब्लियोग्राफी होती है उसके बिहाफ पे जो भी हमने एनेक्सर है जो भी हमारी रिसर्च का, उसको हम फाइनली उस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर फाइनली उसको देते हैं, जिससे रीडर का उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग इंटरेस्ट क्रिएट हो और जो रिपोर्ट होती है वो रिसर्चर और रीडर के बीच में कम्युनिकेशन चैनल होता है जिसके बिहाफ पे वो उसको करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।